तो आज के कौन से ऐसे हिदायतकार हैं, डायरेक्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं कि बहुत अच्छी सिनेमा है? राजू हिरानी साहब हैं एक तो, उनके अलावा कुछ और फिल्में आपको पसंद आती हैं? देखिए, मैं आजकल एक टीवी सीरियल कर रहा हूँ, उसकी रोज़ाना शूटिंग होती है तकरीबन, आज नहीं है। तो काफ़ी अरसे से मुझे चांस नहीं मिला फिल्में देखने का, मगर राजू ईरानी के अलावा और बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं। और बल्कि मैं तो कहूँगा टेक्निकली हम आगे से पहले से बहुत आगे बढ़ गए। ये डिजिटल कैमराज आ गए हैं। और पुराने दौर की अगर बात करें तो एक से एक एक्टर थे। बल्लाल सानी साहब तो थे ही, अशोक कुमार साहब एक एक्टर थे, दिलीप साहब थे, और उस वक्त देवानंद साहब, राज कपूर साहब। तो कभी आपके काम की इनमें से किसी ने तारीफ़ की, वालिद साहब को छोड़कर, आपने बहुत अच्छा काम किया हो किसी फिल्म में कि या किसी सीन की? दादा बनी अपना अशोक कुमार साहब ने एक बार कहा था, उनके साथ एक फिल्म कर रहा था मैं। नूतन जी ने एक बार कहा था, उनके साथ एक फिल्म की थी दुनियादारी, उस पर एक सीन था, उन्होंने कहा वाह वेरी गुड। हालांकि उनसे डरता था मैं, वो तो पिताजी के साथ काम कर चुकी थी सीमा में। ज़्यादातर ऐसे लोग एक दूसरे को बोलते नहीं हैं, मगर दादा मुनि थे, फिर नूतन जी थी, देव साहब के साथ भी मैंने काम किया। मगर वो खामोश थे, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। एयरपोर्ट्स वगैरह पे लोग ज़्यादा पकड़ते हैं मुझे, वो कहते हैं कि सर आपकी 3 इडियट्स बड़ी अच्छी लगी, पीके बड़ी अच्छी लगी। मैं बड़ी खुशी होती है कभी कभी ऐसे ही कोई गैर इंसान होटल में कह जाता है सर आप बड़ा अच्छा काम करते हैं। अरे यार ये कैसे कह गया, मगर अच्छा लगता है दिल को। मगर मैं अपने काम से ज़्यादातर तो नाखुश रहता हूँ। अच्छा, अब भी? हाँ, अब भी, क्योंकि जिस दिन आदमी अपने काम से खुश हो जाए, मुतमईन हो, उस दिन आर्टिस्ट का खात्मा है। इसलिए रोज़ शाम को लौटता हूँ घर, सोचता हूँ आज क्या काम किया, इसको और बेहतर कर सकता था यार, रहता ही। ये मैं राखी को कहा करता था एक बार, एक पीछे से दूसरा आदमी, उसमें हमेशा मैं कहता था डायरेक्टर साहब को सर एक और कर लेते सर, एक और वन मोर। तो राखी मुझे कहा करती थी गाड़ी चली गई, जो हो गया सो हो गया, मगर ये टेंडेंसी मेरी रहती है और ये होता है, और ये ना हो तो फिर आर्टिस्ट बड़ा मीडियोकर है। तो अब भी मतलब उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद भी और इतना काम करने के बाद भी आप अभी भी आपको इंतज़ार है बेस्ट परफॉर्मेंस का या अच्छे काम का? नहीं, मैं कभी, देखिए मैं उस किस्म का आदमी हूँ कि जो काम आता है ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करता हूँ और उसको जितनी अच्छी हो सके कर सकता हूँ। मगर पहले बेटे के रोल मिलते थे, फिर बाप के मिलने लगे, अब दादा के रोल मिल रहे हैं। तो मेरा ये यकीन है कि आदमी को कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जिस दिन आदमी रिटायर कर जाता है, मैंने कई लोगों में देखा है, उस दिन से उनकी ज़िंदगी लड़खड़ा जाती है। जी। आदमी को व्यस्त रहना चाहिए, मसरूफ़ रहना चाहिए अपने काम में, दिमाग को मसरूफ़ रखना चाहिए, तो आदमी फिर ज़िंदगी का मज़ा ही अलग लेता है। अब चुपचाप बैठ जाए आदमी कहे कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसमें मैं यकीन नहीं रखता। बस मुसाफिर हूँ यारो मेरा फेवरेट गाना है, बस मुझे चलते जाना है, चलते जाना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे और ऐसे ही आप काम करते रहें अभी भी, जो आपकी ख्वाहिश है कि आप रिटायर ना हो कभी भी और आप हमेशा सेहतयाब रहें। मैं कुछ सवाल और रह गए सर, वो आपसे जानना चाहता हूँ। प्लीज़ बड़े बेतकल्लुफ़। जैसे आप टीवी सीरियल्स भी कर रहे हैं और आज के दौर के नए आर्टिस्ट भी पैदा हुए हैं, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत नौसीखिए भी हैं। कभी कभी हर तरह के आर्टिस्ट के साथ आपका पाला पड़ता होगा। तो जब आप काम करते हैं और आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं उस कैरेक्टर में रहकर, आप उस किरदार के साथ ईमानदारी के साथ पूरी तरह से उसको निभाना चाहते हैं, और कभी आपको ऐसा लगता है कि जो आपका अपोजिट जो आर्टिस्ट है वो उतनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है, इरिटेशन हो जाती है या आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं? ये गलत है बिल्कुल। अपने दायरे में इंसान को अपना काम करना चाहिए। कभी कभी मुझे वाकई बड़ी इरिटेशन में लगता है कि आदमी ओवर एक्टिंग कर रहा है जी। ये कुछ जेस्चर्स कर रहा है जो
किसी नेचुरल नहीं कर रहा, मगर वो उसका तरीका है करने का, उसका अपना स्टाइल है। अब मैं उसको टोकूँ तो मैं कौन होता हूँ? अपना जो काम है वो जितना नेचुरली कर सकूँ, जितनी अच्छी तरह से निभा सकूँ, वो करता हूँ मैं। मगर हाँ, अगर दूसरा आदमी कुछ गलत रिएक्शन दे दे मुझे और गलत बोल जाए जिससे मेरी परफॉर्मेंस पे असर पड़े, तो मैं कह देता हूँ बेटा ये अगर ऐसे बोलोगे तो फिर मुझे यूँ बोलना पड़ेगा। और डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि इस तरह नहीं बोलना। मैं समझता हूँ कि जो फिल्म्स हैं या टीवी सीरियल है, दिस इज़ नॉट एन एक्टर्स मीडियम। ये दरअसल इसमें बादशाह होता है डायरेक्टर। सो आदमी को, क्योंकि उसको पूरी दीवार का पता है कि कौन सी ईंट कहाँ पे है, कौन सा सीन कहाँ पे है। एक्टर स्टेज पे राजा महाराजा होता है, स्टेज पे जो चाहे करे, उसका एक ही शॉट होता है बिगिनिंग टू द एंड, और लाइव ऑडियंस होता है। गलती करना नामुमकिन है। यहाँ तो आप आजकल डिजिटल आ गया, आप 10 बार कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं कोशिश यही करता हूँ कि डायरेक्टर साहब जो कहें, हाँ, अगर आप उससे मुत्तफिक नहीं हैं तो आप डायरेक्टर के साथ थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। कभी कभी मैं पूछता हूँ, यार ये सीन में कोई अजीब सा लग रहा है मेरा ऐसे कहना, तो वो डायरेक्टर के साथ बातचीत करके वो समझा देता है ज़्यादातर कि भाई ये इसका ये मकसद है, या आप यूँ कह रहे हैं क्योंकि उस सीन में आपने ऐसे कहा था। अब उसका मुझे इल्म नहीं था जी। सो आई डोंट आर्ग्यू अबाउट एक्टिंग। अभी एक एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, एक जिस सीरियल में, वहाँ पे सब बढ़िया एक्टर है, बहुत बुद्धा एक्टर्स हैं। मुझे ताज्जुब होता है आजकल, देयर आर वेरी गुड एक्टर्स बेसिकली, बट वन पर्सन इज़ अ वेरी थिएट्रिकल एक्टर। वन शुड नॉट एक्ट फॉर इफेक्ट। मेरा अगर कोशिश यही है कि मैं अच्छा देखूं, कि दूसरे को खा जाऊं, तो ये बिल्कुल गलत फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का। अपना काम करो, दूसरे को अपना काम करें। तो अगर सीन उसका है तो उसका सीन है। एक बार मैंने ये गलती की थी, मैं फिल्म कर रहा था देश प्रेमी, जिसमें सारे महारथी थे अपना। शम्मी कपूर जी एक तरफ, प्रेमनाथ जी एक तरफ, वो बंगाल का ग्रेट एक्टर उत्तम कुमार एक तरफ, और अमिताभ 2 रोल कर रहा था। हेमा जी थी, हेमा मालिनी जी, और परवीन भाभी जी। वहाँ एक सीन था जहाँ पे आई फेल्ट लाइक डूइंग सम कॉमेडी यार, तो सब हंसे। मैं पानी से निकाला गया हूँ तो मैं वहाँ गिरा ही हूँ। मेरा मुस्लिम कैरेक्टर था, चिलिया होते हैं कोई जी, चिलिया का कैरेक्टर था। तो मैं एक बार किया, सब हंसे। सेट पे काफ़ी जूनियर आर्टिस्ट थे। दूसरी बार किया, सब हंसे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शमी जी टोल्ड मी, बेटा देखो तू जो कर रहा है इससे अमिताभ पे नज़र जानी चाहिए सीन में, इट इज़ हिज सीन, तू डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ये कई आर्टिस्ट को गलत आदत होती है कि मैं आगे बात कर रहा हूँ, पीछे वो खड़ा है, वो मक्खी मारेगा या मच्छर मारेगा या कुछ यूँ कर देगा, यूँ कर देगा, नज़र उधर जाती है। दैट्स अ रॉन्ग थिंग, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। इनफैक्ट सिनेमा में तो कहावत है लेस इज़ मोर, क्योंकि इतना आपका क्लोजअप आता है कि आप उसको अंडर एक्ट करना पड़ता है, स्टेज पे ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है। सो मैं जो मेरा काम है वो करता हूँ, मैं दूसरों की तरफ ज़्यादा देखता नहीं हूँ। अगर वो बहुत बेहतरीन कर गए तो जाके गले लगाता हूँ, वाह वेल डन। द आइडिया इज़ टू एनकरेज द यंगर जनरेशन। गले लगाता हूँ, यार बहुत बढ़िया किया तुमने शॉट, वाह ताली बजाओ जी। अच्छा लगता है। एक सीन था आपका मुन्ना भाई MBBS में, जो आप जिमी शेरगिल साहब जो कैरेक्टर अदा कर रहे थे एक ड्राइवर का। हाँ, मैं फ़ोन पे हूँ जी। हाँ। आप फ़ोन पे हैं। ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप तो इतने लंबे अरसे से एक्टिंग करते आए हैं, आपको भी नेचुरल एक्टर कहा जाता है, क्योंकि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, हाव भाव हैं, वो सब बिल्कुल नेचुरल होते हैं आज भी। तो वो कितना मुश्किल इस तरह के सीन्स होते हैं जब आपको सिर्फ फ़ोन पे ये दिखाना है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, या आपको एक फ़ादर का रोल प्ले कर रहे हैं जो बहुत गरीब है, या अपने बेटे से परेशान है। कितना मुश्किल इस तरह के सीन ज़्यादा टफ होते हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है उस एक सीन के लिए। मुझे इन्होंने स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, विनोद चोपड़ा ने जी, और राजू हिरानी ने। मैंने कहा यार अब ये हालत हो गई कि स्क्रीन टेस्ट देना पड़ रहा है। एक ज़माने में सोचा भी नहीं था कि स्क्रीन टेस्ट होते हैं मेरे। जी। तो ये सीन दे दिया मुझे, 3 पेज का लंबा सीन था यार, वो भी टेलीफोन टॉक। तो बात थी इसको याद करने की, तो मैंने याद कर लिया। मगर अगेन वो वालिद साहब का जो एक
वो है फार्मूला, किससे बात कर रहा हूँ, किन हालात में बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, ये लड़का कौन है, मेरी क्या हालत है, पहले क्या हुआ है। वो एक बार स्क्रीन टेस्ट भी मैंने ऐसे ही दिया, मैंने कहा अभी एक दे के मैं चला जाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा मैं, दिस इज़ वेरी इंसल्ट टू मी यार। वो बोलना, देखिए एक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो 80% तो राइटर के हाथ में है। जिस तरह के डायलॉग लिखे जाते हैं वो राइटर का कमाल है। अब वो जो लिखा गया था जैसे सीन, राजू हिरानी इज़ अ मास्टर, वो जैसे मैं बोलता गया तो मेरी हालत ख़राब हो गई यार। देयर इज ओनली वन शॉट, देयर इज नो रीटेक। मैंने कहा किस तरह से ख़त्म करना है, घर जाना, मैं रोना शुरू हो गया यार। आई स्टार्टेड क्राइंग एंड यू नो डायलॉग ऐसे थे। और शॉट ख़त्म हुआ, मैं गाड़ी में बैठा और निकल पड़ा घर। मैंने कहा गो बैक नाउ। मैं कोलीवाड़ा पहुंचा था तो फ़ोन आया मुझे विदु विनोद का, वापस आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आई केम बैक। ये सब तूने ग्लिसरीन यूज़ की थी? मैंने कहा नहीं सर, आई डेंट यूज़ एनी ग्लिसरीन, मेरी डायलॉग वर टू गुड यार। ही सेड बस यू डू दिस रोल। ऐसे लोग के आजकल तो यही है, अभी हमारी किस्मत के इस टाइप के रोल करने पड़ेंगे। एक ही सीन है यार मेरा फिल्म में, मगर अब देखो इट इज़ नॉट द क्वांटिटी, इट इज़ नॉट द स्ट्रेंथ, इट इज़ नॉट द लेंथ ऑफ द सीन, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द सीन। बिल्कुल। तो वो फिर सेट पे किया वही, तो मेरे कहा अब तो बड़ा मुश्किल हो गया यार, अब तो अभी वही मूड लाना पड़ेगा। मगर अगेन आई स्टार्टेड क्राइंग यार। वो तो सब मुनस्सर है, सब डिपेंड करता है ऑन द डायलॉग्स। एक सीन था एंड जिसके बार बार लोग कहते यार हम रो पड़े। अब जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ वो लेडीज़ कहती यार वो तेरा सीन देख के हम बहुत रोए, पूरा परिवार रोया। दैट वाज द सीन इन 3 इडियट्स, जब वो बेटा कहता है मुझे कि सर मैं ये नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे ये कर, बट मैं कैमरा में फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, मुझे अब इंजीनियर मत बनाई। तो मैं देखता रहता हूँ उसकी तरफ, फिर जाके निकलता हूँ वहाँ से तो कहता है अब्बू मुझे प्लीज़ अब छोड़िए मत, जाइए मत। मैं जाके वो पकड़ता हूँ वो लैपटॉप, उसे बंद करता हूँ, कहता हूँ कि इसके एवज तुम्हारे लिए कैमरा ले देंगे, अपना सपना पूरा करो। बिलीव मी, मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना उम्दा सीन होगा। मैंने जैसे हिरानी राजू साहब ने कुछ बोला भी नहीं मुझे उस सीन में, मैंने इसको कर दिया जैसे करना था। आई डिडंट डू एनीथिंग, बट द वे थिंग इज रिटन इज व्हाट काउंट्स। द डायलॉग जो होते हैं वो इतने पावरफुल थे कि आमिर अभी भी जब मिलता है कहता है यार वो सीन देख के मैं अभी रोता हूँ। वो कुछ ऐसे लिखता है, जादू लिखने में है। और अगर गलत सीन लिखा हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू ऐड समथिंग टू इट या रिमूव समथिंग फ्रॉम इट। तो वो कमाल तो उस सीन का तो वही था कि वो लिखा ऐसा उम्दा गया था, सिचुएशन ऐसी बना दी थी राइटर ने कि उसमें कोई भी रो पड़े यार। मैंने कोई ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं की, धीरे 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 आंसू टपक पड़े मेरे यार। बिकॉज आई इमेजिन कि हाँ अगर मेरे बेटे की ये हालत है तो मुझे क्या महसूस करूँगा मैं जी। दैट इज़ द थिंग, इट इज़ नॉट द राइटर के जो डायलॉग्स हैं वो आर्टिस्ट को इंस्पायर करते हैं। कभी कभी बड़े गंदे डायलॉग्स मिलते हैं तो जो बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं जैसे वालिद साहब, वो थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके खुद लिख दिया करते थे इसको यार चेंज कर दो, उनकी बात मानते थे। बिल्कुल। डायरेक्टर कोई भी हो वो कहते थे अच्छा इसको आप बदल दीजिए। चेतन साहब तो अपनी हकीकत फिल्म में डैडी को कहते थे कि आप डायलॉग लिखो ना, ये डायलॉग इस सीन के आप खुद लिख दो, लिखते थे। ये तो आपने कहा सर कि राइटर लिखता है डायलॉग तो उसमें मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उसको प्ले करना भी तो बहुत मुश्किल है। आपके इतने छोटे छोटे सीन थे लेकिन लोगों को वाकई रुला दिया था, चाहे वो MBBS का हो या ये जो आपने बताया अभी 3 इडियट्स का हो। आप उस कैरेक्टर को चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो ऐसा प्ले करते हैं कि वो इतना जादू कर देता है लोगों को। क्रेडिट ये पूरा के पूरा जाता है डायरेक्टर को और राइटर को। वो मेरी जगह कोई दूसरा करता तो वही क्रेडिट मिलता उसे। मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने वो सिचुएशन को समझने की कोशिश की और जैसे लिखा था वैसे उसको इनैक्ट किया। और बिलीव मी, उस दौरान डायरेक्टर साहब ने एक लफ्ज़ नहीं कहा मुझे कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। उसको पूरा यकीन था कि
जैसे लिखा है वैसा करना ही पड़ेगा इसको। सो राइटिंग इज़ द, ये यश चोपड़ा जी के साथ मैंने उनके लिए एक सीरियल किया था, डॉक्टर साहब। बड़ा मज़ा आया था मुझे वो सीरियल डायरेक्ट करके, लिखा भी था मैंने, डायरेक्ट भी किया था, उसमें एक्टिंग भी की थी। एक सीन मैंने ख़राब कर दिया गुस्से में आके। वो एक्टर लोग बहुत टाइम ले रहे थे लंच ब्रेक के बाद नीचे आने के, मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा ट्रायल लगाओ, ख़त्म करो सीन यार। फिर मैंने यश जी को बोला, मैंने कहा जी आपका एक सीन यशराज फिल्म्स का नाम जा रहा है, तो एक सीन मैंने बर्बाद कर दिया सर। क्लोजर्स वगैरह बहुत कम लिए, एक ट्रॉली में ले लिया मैंने शॉट। उन्होंने दो चीज़ें कही, उन्होंने कहा देख बेटा, अ फिल्म इज़ मेड बिटवीन टू टेबल्स, दो मेज़ों के दरमियान फिल्म बनती है, एक तो लिखने का द राइटिंग टेबल एंड द एडिटिंग टेबल। बीच का काम बड़ा आसान है, लिखा सही हो तो कैसे भी ले ले तो सीन अच्छा लगेगा। जैसे कि अपने ओशो साहब ने कहा था कि दिशा भर ठीक हो, अगर तेज चलोगे बहुत जल्दी पहुंचोगे, आहिस्ता चलोगे और भी आहिस्ता पहुंचोगे सही जगह पे। अगर दिशा गलत हुई, आहिस्ता चलोगे गलत पहुंचोगे, भागोगे तो बहुत दूर भटक जाओगे। तो वो लिखने का जो सिलसिला है वो बेहतर, मुझे तो लगता है कि ये सीन चलेगा या नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, आई कैन मेक आउट। लिखने के भी अपने उसूल हैं हुजूर। जी बिल्कुल। पूरी कायनात बिना उसूल के तो कुछ चलता ही नहीं। जी, पूरी कायनात जो ऊपर वाले ने बनाई है वो किसी उसूल पे चलती है, उसूलों पे चलती है। तो लिखने का भी, फिल्म स्क्रिप्ट का भी कि अपने उसूल है। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, और जो समझ लेता है वो फिर राजू हिरानी जैसा आदमी है। उसका क्या गुर है, मैं पूछता रहता हूँ यार क्या तेरी सीक्रेट क्या है। उसके अपने थोड़े से गुर हैं, जो इमोशनल एंगल्स हैं, जिसके बदौलत पिक्चर उसकी बड़ी हिट हो जाती है। जी। तो राजू हिरानी साहब के साथ आपने काम किया, आगे भी करेंगे, उनकी कोई फिल्म आएगी तो ज़रूर आपको वो किरदार देंगे ऊपर वाले के इंशाल्लाह। फजल से। जी। उनके अलावा आज का कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसको आप समझते हैं कि इनके साथ भी एक बार काम करना चाहिए? माध्यम जो है, मीडियम जो है, ये सिलसिला ही डायरेक्टर्स का है। और आर्टिस्ट को इसलिए आजकल जो बड़े स्टार्स हैं हमारे, वो सबसे पहले स्क्रिप्ट कितना भी अच्छा है क्यों ना हो, पहले स्क्रिप्ट मांगते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं डायरेक्टर कौन है। क्योंकि कभी कभी अच्छे से अच्छा डायरेक्टर एक बुरे स्क्रिप्ट को अच्छी फिल्म बना देता है, और ख़राब डायरेक्टर अच्छे स्क्रिप्ट को बर्बाद कर देता है। सो आई लाइक टू वर्क विद ऑल द ग्रेट डायरेक्टर्स। बहुत हैं आजकल बच्चे, जो आजकल के लड़के जो आए हैं। जी। सम ऑफ देम आर फैंटास्टिक, वेरी गुड, एंड आई लाइक टू वर्क विद देम। अभी मैं एक टीवी सीरियल कर रहा हूँ स्टार का, जिसका नाम है सर्वगुण संपन्न। जी। उसमें रोहित साहब एक डायरेक्टर, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके। आर्टिस्ट देखिए, एक जो रेस, घोड़ों की रेस होती है, याद रखिए उसमें घोड़ा कभी नहीं जीतता राइडर है। जी। तो आर्टिस्ट को सही तरह से काबू में रखना, और जब चाबुक की ज़रूरत पड़े चाबुक मारना, और जब ढीला छोड़ना पड़े ढीला छोड़ना, ये डायरेक्टर का काम होता है। बिल्कुल ठीक। और वो अगर डायरेक्टर आपको सही दिशा दिखाए तो उससे बड़ा फिर एक्टर तो कैफ में आ जाता है। राजू हिरानी वगैरह टाइप के डायरेक्टर्स के साथ, विदु विनोद साहब हैं, वेरी ग्रेट डायरेक्टर यार, उनके साथ भी काम कर चुका हूँ मैं। ये इनके साथ बड़ा, इसके अलावा एक्टर को और क्या चाहिए। इट इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, इट्स नॉट एन एक्टर्स मीडियम। दिलीप साहब ने बड़ी बड़ी फिल्में की, कई फिल्मों में इतना अच्छा रोल था। एक फिल्म आई थी, इतना घटिया उनका काम दिखाई दिया। अभी अब डायरेक्टर उनसे काम न ले तो उनकी गलती थोड़ी है। जी। तो आने वाले वक्त में जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कौन सी फिल्मों में आपको देख सकेंगे, कौन से रोल्स में आपको अभी देख सकेंगे? 3-4 फिल्में ऑलमोस्ट तैयार हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी फिल्म है जिसका नाम है साइफर, दैट इज़ अ बायोपिक। जी। खुशू उस रोल के बारे में ख़ास तौर से, शून्य से कुछ ऐसा नाम है उसका। साइफर इज़ द नेम ऑफ द फिल्म, इट इज़ रेडी फॉर रिलीज, दैट इज़ वेरी गुड। फिर एक है जिसका नाम है हलाला, वो अगेन मुस्लिम सब्जेक्ट। वो जो आप में मुसलमानों में एक शब्द होता है हलाला का, एक रिवायत है जी। कि शादी तलाक हो जाए तो फिर उसको दोबारा शादी करने से पहले
लड़की को फिर शादी करनी पड़ती है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है। वो जिस दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ, जो मैं वहाँ गया था अपना नैनीताल, अच्छी फिल्म बनी, बहुत बढ़िया, बड़ा जगह बहुत अच्छी है और सब्जेक्ट बड़ा आजकल के लिए उसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है, इसके ऊपर हलाला के ऊपर। बिल्कुल ये है। फिर मैंने एक फिल्म की है जिसमें बड़ा मज़ा आया मुझे, रणथंभौर में की थी इसके साथ, अक्षय कुमार के साथ, जिसका नाम है हाउसफुल 4। उसमें पहली बार उसकी पहली बार कॉमेडी करने का मौका मिला मुझे, जो कि पहले कभी की नहीं थी। मुझे बड़े सीरियस रोल मिलते हैं, आंखों में आंसू और गंभीर डायलॉग वगैरह। इसमें बड़ा मजाकिया रोल था। सो आई एन्जॉयड दैट इज़ अनदर फिल्म। और एक फाइटर करके नाम है उसका, दैट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म। दैट इज़, आई थिंक इट इज़ अबाउट मार्शल आर्ट्स वगैरह। तो ये 4, एक तो और भी हैं, मैं उनके नाम भूल रहा हूँ, अभी आएगी तो। जैसे आपको पसंद करते हैं, हमेशा हमारी उम्मीद है, दुआ भी है कि वैसे ही वो फिल्में भी कामयाब हों और आपके काम को भी काफ़ी सराहा जाए। अब जाने से पहले मैं ये बस मैं 2 लाइन आपसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। एक अजीम फ़नकार रहे हैं और आज तक लोग उनके गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते रहेंगे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब? अरे वो बहुत ही, मैं तो उनसे मिला हूँ। मेरी जिस फिल्म को मैंने डायरेक्ट करना था, पवित्र पापी, उसमें उन्होंने गाना गाया, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे जी, जो उस वक्त मैं डायरेक्ट करने वाला था, तो मैं उनके साथ था उस वक्त। उन जैसा शख्स, बड़ा वो वालिद साहब की तरह, ही वॉज अ ग्रेट मैन। सबसे पहले उनकी नेचर बड़ी कमाल की थी, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, कभी किसी को तंग नहीं किया। जो गाना लिखा गया है उसको और भी उम्दा करके गाते थे वो। बल्कि अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे गाना बहुत बढ़िया उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। तो उन्होंने कहा नहीं बेटे, इस पर मैं 2 वेरिएशंस और देता हूँ। मैंने कहा सर पता नहीं, मेरे प्रोड्यूसर को कहा, मैंने कहा यार पता नहीं क्या बोल रहे, मैं नया नया रूस से आया था। उन्होंने वही गाना एक बड़े उदास अंदाज से, मायूसी के अंदाज में गाया और 2-3 बार गाया। और यकीन मानिए वो जो उस तरह से गाया, वो फिल्म में बड़ा काम आया। कई कई जगह उसको फिर से रिपीट किया गया, बहुत ही हिट था वो। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे, ठंडी साना पर प्यारे। सो वो तो मेरे पसंदीदा शख्स थे, आई यूज्ड टू लव हिम। पूछे कि वालिद साहब के बाद किस आदमी को मैं अपने करीब समझता हूँ, इट इज़ रफ़ी साहब। ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट मैन। सबसे बड़ी बात थी कि बड़े मजहबी थे, उनमें कोई अहंकार नहीं था। वेरी मॉडेस्ट, वेरी कोऑपरेटिव। और फिर जो शख्स ऊपर वाले ने ऐसी आवाज़ दी हो, उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये था कि रोज़ रियाज करते थे वो बाकायदा। और उनके गाने में ये नहीं कह सकते कि कब अच्छा गाया कब कोई बुरा गाया, वो सब एक ही लेवल पे उनके गाने चलते हैं। और बस उनकी आवाज़ सुनाई दे दी तो लोग सुनना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट मैन, आई लव्ड हिम, आई लव्ड हिम। परीक्षित साहनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं। तो हम दुआ भी करते हैं परीक्षित साहनी साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनकी सेहत को बरकरार रखे, ऐसे ही वो काम करते रहें और हमें उनको अलग अलग मुख्तलिफ़ किरदार में देखने का मौका मिलता रहे, चाहे वो टीवी सीरियल्स के ज़रिए हो या फिर उनकी आने वाली फ़िल्मों के ज़रिए हो, और ऐसे ही आपके काम को लोग सराहते रहें। हमारी ये दुआ है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थे परीक्षित साहनी साहब, जो एक लंबे अरसे से हिंदी सिनेमा के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, टेलीविज़न फिल्म इंडस्ट्री के एक नुमाया चेहरे, नुमाया नाम और एक बहुत अजीम शख्सियत हैं। अदाकारी अपनी जगह है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है, यह एक फ़नकार जो होता है वो अपने काम से थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर आ जाता है। लेकिन ख़ासियत ये रही है कि एक बेहतरीन फ़नकार तो हैं, लेकिन उतने ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं। तो आपसे मुलाकात होगी अब इंशाअल्लाह किसी और शुमारे में, किसी और शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप रखिए अपना ख्याल। आदाब।